नमस्कार, मैं हरेंद्र शेखावत। डिवीज़न का फर्स्ट पार्ट जो अभी पिछले वीडियो में आपने देखा था, उसको और एलेबोरेट करने के लिए और ठीक से समझने के लिए मैं डिवीज़न का ये सेकंड पार्ट आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। आपके दिमाग में कई प्रकार की क्वेरीज होती हैं। कमेंट बॉक्स में हालांकि मुझे 2 ही क्वेरीज मिली कि आंसर सिंगल डिजिट में आए तो हमें क्या करना है, और अगर आंसर एक व्यक्ति का एक सवाल भी था कि 1,19,790 को 1331 से हम कैसे डिवाइड करेंगे, इसमें आंसर नहीं आ रहा है। तो ये दोनों क्वेरीज भी मैं लूंगा कि कहाँ आप लोग गलती कर रहे हैं, कैसे इसको देखना चाहिए हमें। और आईएमआई जो टेक्निक मैंने समझाई थी कि आईएमआई ऊपर निकल जाए तब तो हमें वो एक्सेप्ट ही नहीं करना होता है नंबर, बट आईएमआई अगर नीचे रह जाए तो हमें नंबर लेना होता है, बट आईएमआई कभी बराबर आ जाए तो हमें क्या करना है। तो ये सारी चीजें हमने समझने की कोशिश की थी पिछली बार, और उनको थोड़ा सा और एलोबरेट करने जा रहा हूँ। ये आईएमआई क्या है, मैं एक दो एग्जांपल से पहले क्लियर कर दूँ। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखा हुआ है 521408, इसको मुझे डिवाइड करना है 8147 से। डिवाइड करने के पहले मुझे दो ही चीजें सुनिश्चित करनी है, और वो दो चीजें क्या है कि एक तो क्या ये परफेक्ट डिवीजन का केस है कि नहीं है। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको समझा दिया था कि ये कैसे देखना होता है कि परफेक्ट डिवीजन का केस है कि नहीं। और दूसरा, कितने डिजिट्स में आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर, चूंकि मैंने समझाया था आपको कि 100 गुना से कम है तो 2 डिजिट में आंसर आएगा। मैं इसको और छोटे छोटे एग्जाम्पल से आज एलिब्रेट करने जा रहा हूँ, बट आईएमआई और टेक्निक, इकाई के अंक के टेक्निक के चलते हम इसको फटाफट काट सकते हैं। तो अगर इसका आईएमआई देखें तो आईएमआई 52 से नीचे आ रहा है 6 की मदद से, और 7 का मैं अगर 4 से गुणा करता हूँ तो 8 आता है। तो इसको मैंने बहुत आसानी से विद इन 2 सेकेंड्स, आपको समझाने में भी कुछ सेकंड्स लग रहे हैं, आप सब खुद कैलकुलेट करेंगे आईएमआई को अच्छे से समझने के बाद, तो बहुत तेजी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं परफेक्ट डिवीजन के केसेस को। तो चलिए, आई थिंक अब मुझे आज की क्लास शुरू करनी चाहिए। बहुत सिस्टमेटिक ढंग से मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिवीजन का ये पार्ट, परफेक्ट डिवीजन का जो ये पार्ट है, ये समझा पाऊं। तो इसको आप लोग अब बेहद ध्यान से समझें। देखिए, सबसे पहला आपका जो कंफ्यूजन है वो ये है कि हमें कैसे पता चले कि सिंगल डिजिट में आंसर आएगा, डबल डिजिट में या ट्रिपल डिजिट में। तो पहले तो आप यही समझने की कोशिश करें कि आंसर्स के नंबर ऑफ डिजिट्स हम कैसे पता लगाएं कि भी इतना डिजिट का अपना आंसर बनेगा। तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 72 डिवाइड बाई 9, 729 डिवाइड बाई 9 ही कर लेते हैं। देन एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 9, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। पॉइंट क्लियर। तो अब सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है वो ये होता है कि हम ये पता लगाएं, हमारे अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि देखते ही हमें पता चले कि ये कितने डिजिट में आंसर जाने वाला है। क्लियर। सबसे पहले परफेक्ट डिवीजन का केस है कि नहीं। परफेक्ट डिवीजन के केसेस से आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, भरे पड़े हैं। हजारों लाखों एग्जाम्पल्स अब तक परफेक्ट डिवीजन के आप फेस कर चुके हैं। बट चूंकि नॉलेज नहीं थी कि परफेक्ट डिवीजन में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पूरे डिवीजन के प्रोसेस से गुजर रहे थे। जैसे एक एग्जांपल ले लूं मैं, यहाँ एक एग्जांपल लिखा हुआ है 89046 डिवाइड बाई 1649। तो हम क्या करते हैं, हम ये पहले तो ऐसा डिवीजन का केस आता है, हम ये डिक्लेयर कर देते हैं कि साहब पेपर बड़ा लेंथी आ रहा है, कैलकुलेशन बड़ी लंबी है। जबकि हम इसे ठीक से समझ लें तो ये कट रहा है 54 पे। मैंने सिंपली इतना ही देखा है कि आईएमआई डिजिट क्या है। आईएमआई डिजिट इसका 5 है, और 9 का किससे गुणा करूं कि 4 आ जाए, 9 चौक 36। तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से 54 पे पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे यही आंसर आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। पिछली बार मैंने आपको एग्जाम्पल्स बनाने भी सिखाए थे। आप सिर्फ क्लास को अटेंड मत कीजिए, आप उस पर इतनी प्रैक्टिस कीजिए। कैलकुलेटर से मैंने एग्जाम्पल बनाने आपको सिखाए थे, तो एग्जाम्पल्स बना बना करके देखिए कि क्या ये बात सही है भी कि नहीं। अगर ये बात सही है तो आप कैलकुलेशन में कितना तेजी से काम कर सकते हैं, आप सोच के देखिए। आप मुझे क्वेरीज सेंड कीजिए कि भी यहाँ ये एग्जाम्पल हमसे नहीं हो रहे, मैं बताऊंगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक। चलिए, अब पहला जो काम है
वो हमारा ये है कि हम नंबर ऑफ डिजिट्स आइडेंटिफाई कैसे करें। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अंश हर के 10 गुना, 100 गुना या 1000 गुना कौन सी रेंज से कम है। अगर अंश हर के 10 गुना से भी कम है, देखिए अंश हर के 10 गुना से भी कम है। आप आप जो डिनोमिनेटर है, 9 हमारा डिनोमिनेटर है, 9 का अगर हम 10 गुना करें तो 90 बनता है, 90 बनता है। क्या 90 से भी बेहतर कम है कि नहीं? क्लियर? यहाँ डिवीजन टेक्निक अप्लाई नहीं करनी है। आसान एग्जांपल्स में मैं कभी भी अलाउ नहीं करता हूँ। मेरी ऑफलाइन क्लासेस में तो इवन ये तक प्रैक्टिस है कि नीचे 30 तक की संख्याएं अगर आ रखी हो तो उनको आप डिवाइड डायरेक्ट करना है, उसकी मेरी अपनी एक बेसिक इंस्टिंक्ट की प्रैक्टिस होती है, जो अगर समय या मौका मिला तो फिर कभी मैं आपको समझाऊंगा कि 30 तक की टेबल्स की डायरेक्ट प्रैक्टिस कैसे करें बिना किसी टेक्निक के। तो 10 गुना से कम अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 का गुणा 10 से करें तो 72 आ रहा है। तो 10 से छोटी किसी संख्या से गुणा करने पर 72 आना चाहिए। क्लियर? तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो एक सिंगल डिजिट में आना चाहिए। तो मेरा आंसर आएगा सिंगल डिजिट में, 1D, सिंगल डिजिट में। क्या बात क्लियर? लेकिन अंश हर के 10 गुना से तो ऊपर निकल जाए और 100 गुना से कम रहे। देखो जरा, 9 का 10 गुना 90 से तो ऊपर है परंतु 100 गुना से कम है। 9 का 100 गुना कीजिए जरा, 100 गुना से कम। इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करके समझा रहा हूं आज की पूरी क्लास को आपको। तो 9 का 100 गुना करें तो 900 हो जाता है, 900 से ऊपर कम है। इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट में आएगा। क्या यह बात क्लियर है? तो मेरा आज की क्लास का जो फोकस है वो इस बात पर रहेगा कि सिंगल और डबल डिजिट के जितने भी टाइप के एग्जाम्पल बनते हैं 1379 कैटेगरी के, उसके सारे वाद विवाद अपवाद कैसे सुलझाए जाएं और किस किस केस में आपको क्या परेशानी आ सकती है उसको कैसे हैंडल किया जाए, तो उसमें हम परफेक्ट होने जा रहे हैं। आईएमआई अगर कम आए तब कैसे काटना है, आईएमआई बराबर आ जाए तो क्या करना है। ये आईएमआई अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पार्ट 1 आप जरूर देख लीजिएगा कि आईएमआई कैसे हमें कैलकुलेट करना होता है। देन अगर अंश हर के 1000 गुना से भी कम, इसको चेक कीजिए जरा, अंश हर के 1000 गुना से भी कम। देखिए 9 का अगर 1000 गुना करते हैं तो 9000 बनता है, 9000 से तो कम है ऊपर, और 100 गुना करता हूं 900, उससे ऊपर ज्यादा है। अब 100 से, यानी आंसर जो मेरा आएगा वो 100 से 1000 के बीच की कोई संख्या होगी। नेचुरल सी बात है, 100 से 1000 के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं वो 3 डिजिट की होती हैं। पॉइंट क्लियर? इसका मतलब मेरा आंसर आएगा 3 डिजिट में। क्या ये पॉइंट आ रहे हैं समझ में? तो डिवीजन टेक्निक क्या है जो मैं आपको समझा रहा हूं, वो ये है कि आप डिवीजन के चक्करों में मत पड़िए, भाग देने के चक्करों में मत पड़िए। आप सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि आंसर का अगर एक अंक में आ रहा है तो वो एक अंक कौन सा हो सकता है। आंसर अगर 2 अंकों में आ रहा है तो वो 2 डिजिट हो कौन से सकते हैं। आंसर अगर 3 अंकों में आ रहा है तो वो 3 डिजिट अगर हम पता लगा लें तो डिवाइड करने के प्रोसेस से हम बच गए। जैसे एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं, जैसे एक एग्जांपल है 63,916 डिवाइड बाई 841। अगर इसका आप 100 गुना करें, इस 841 का 100 गुना करें, मैं नीचे लिख देता हूं, ये 2 जीरो करना नहीं है कभी भी, 2 जीरो लगाने नहीं है, ठीक है ना, वो तो सवाल चेंज हो जाएगा फिर। आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि 2 जीरो लगाने से संख्या क्या बनी, 84,100। क्या पॉइंट क्लियर है? 2 जीरो लगाने से संख्या बनी, इस संख्या से ऊपर वाली संख्या अगर कम है यानी आंसर हमारा 100 गुना से कम होगा, और अगर 100 गुना से कम होगा तो आंसर के 2 डिजिट आएंगे। तो अगर हम वो 2 डिजिट पता लगा लें तो सवाल सोल्व हो जाएगा। तो टेक्निक यहां नहीं लगानी है, ये इजी एग्जांपल से ये बात समझाने के लिए था। टेक्निक हमें इस प्रकार के केसेस में लगाना है। ये सॉरी, यहाँ 841 भी है। क्लियर है पॉइंट? तो 841 का 100 गुना 84,100 से ऊपर कम है। अब हम अगर टेक्निक लगाते हैं तो आईएमआई लेफ्ट डिजिट आईएमआई से पता लगेगा, राइट डिजिट इकाई के अंक से पता लगेगा, हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा। इसका आईएमआई आ जाएगा 7, इकाई का अंक आ जाएगा 6, दैट्स ऑल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लंबा चौड़ा जो डिवीजन का प्रोसेस है कि ऊपर वाली संख्या नीचे किससे कटेगी, दिमाग लगा रहे हैं,
कभी 3 से काटने की कोशिश कर रहे हैं, कभी 5 से, कभी 7 से, कभी 13, 17। आप बैठे बैठे खोपड़ी खपाते रहोगे, लेकिन काफी देर तक ये नहीं पता चलेगा इस केस के अंदर कि हम किससे काटें। क्या बात आ रही है समझ में? तो मैं आपको जो टेक्निक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आईएमआई टेक्निक, इसको ध्यान से समझिए, ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा स्पीड में ला देगा। तो आई थिंक ये पॉइंट पहला क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब एक बार मैं स्लाइड थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि आईएमआई टेक्निक है क्या, जो फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, 521408, इसको मुझे डिवाइड करना है 8147 से। ये मैं अपने ऑप्शन से पहले सुनिश्चित करूंगा कि क्या ये परफेक्ट डिवीजन का केस है। अगर परफेक्ट डिवीजन का केस है तो सेकंड थिंग मैं सुनिश्चित करूंगा कि क्या अंश हर के 100 गुना से कम है। अगर अंश हर के 100 गुना से कम है तो इट मीन्स मेरा आंसर 2 डिजिट में आएगा। देखिए जरा, इसका मैं 100 टाइम अगर कर दूं तो ये बनता है 8,14,700। ऊपर वाली संख्या है 5,21,408, 100 गुना से तो कम है। तो 100 गुना से कम जैसे ही वेरीफाई हुआ, मेरा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि मैं आंसर के अपने दोनों डिजिट पता लगा दूं। तो दोनों डिजिट पता लगाएंगे हम आईएमआई से। इसका आईएमआई बनेगा 6। आईएमआई जो 6 से हम करेंगे तो आईएमआई कम आएगा, 7 चौक 28 कट जाएगा 64 पे। आईएमआई क्या है मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, लेकिन जबरदस्त प्रैक्टिस के बाद आईएमआई पे कमांड बनाइए और डिवाइड करने लगे। अब 150 एग्जाम्पल कीजिए तो सही, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी सोल्व होने जा रही है। आप 100, 50, 500 एग्जाम्पल आईएमआई को मजबूत करने के लिए कर लीजिए, सेकंड्स में सोल्व करने लगेंगे सवाल। मेरी ऑफलाइन क्लासेस में हजारों एग्जाम्पल विद्यार्थियों को मजबूर किया जाता है कि सोल्व कीजिए आप इनको। क्या पॉइंट क्लियर है? तब जाके उनके बेसिक इंस्टिंक्ट कैलकुलेशन के मजबूत होते हैं और वो इस प्रकार की टेक्निक से डिवीजन के जो केसेस है वो सेकंड्स के अंदर सोल्व कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान से समझना है कि आईएमआई क्या है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आईएमआई को और अच्छे से समझने के लिए आप प्रीवियस जो मेरा लेक्चर है वो जरूर देखें। आईएमआई में क्या करना होता है, मैं यहाँ थोड़ा सा आईएमआई को एक्सप्लेन कर दूं। जैसे 74364, मैं 8 से इसको डिवाइड करता हूँ, 8 से आईएमआई अगर मैं निकाल रहा हूँ, शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ, डिटेल में आप पिछले वीडियो में देखेंगे। तो मुझे क्या करना होता है, आईएमआई का मतलब होता है इनवर्स मल्टीप्लीकेशन इम्पैक्ट, उल्टा गुणा इम्पैक्ट, इनवर्स मल्टीप्लीकेशन इम्पैक्ट। तो पहले तो मैं इनवर्स मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 8 इंटू 7 बना 56। फिर मल्टीप्लीकेशन करूंगा, सॉरी इनवर्स मल्टीप्लीकेशन मैंने कर दिया। अब इम्पैक्ट पर जाऊंगा। इम्पैक्ट पर जाने का तरीका यह होता है कि इस 8 का गुणा पहले मैंने 7 से किया तो यह बन गया उल्टा गुणा। आ रहा है समझ में? 8 का गुणा जब मैंने 7 से किया तो उल्टा गुणा बन गया, इनवर्स मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब मैं इम्पैक्ट ढूंढने के लिए क्या करूंगा, इसके जस्ट पिछले डिजिट से 8 का गुणा कर दूंगा। 8 चौक 32 का 2 मेरे काम का नहीं है, इसको मैं छोड़ दूंगा। 8 इंटू 4 32, जो भी संख्या बनेगी उसका इकाई का अंक मेरे काम का नहीं है, उसे ड्रॉप कर दूंगा। और जो बचा हुआ डिजिट है 3 जो बच रहा है, उसको इस 56 में ऐड कर दूंगा। तो ये जो 59 है, दिस इज IMI। क्लियर? तो जब भी कोई सवाल मैं सोल्व करूंगा, जैसे मुझे ये सवाल सोल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा कि आई थिंक आपको IMI क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मैं एक ऐसा नंबर लूंगा जिससे 8 का गुणा करने पर, जिससे इस पूरी संख्या का या लेफ्ट साइड में गुणा करने पर IMI 52 से कम रहे। तो नेचुरल सी बात है, 7 को अगर मैं दिमाग में लाता हूं तो 7 8 56 ऊपर निकल रहा है। तो IMI कभी भी ऊपर नहीं जाना चाहिए, या तो बराबर रह सकता है या कम आ सकता है। तो पिछली बार मैंने कम का केस समझाया था, इस बार बराबर को भी डील करना सिखाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, 7 का यहां गुणा किया, ऊपर निकल रहा है, तो 7 हमारा राइट डिजिट नहीं है, तो मैं 6 का करूंगा। 6 अट्ठे 48, 6 एकम 6, तो जो भी आएगा उसका इकाई का अंक मुझे छोड़ देना है। 6 एकम 6 का इकाई का अंक 6 ही बना, तो मुझे छोड़ देना है, बचा कुछ नहीं, वो ऐड कर देना है। तो IMI आ गया 48, इनवर्स मल्टीप्लीकेशन इम्पैक्ट, जो कि इससे कम है। तो 6 हुआ मेरा लेफ्ट डिजिट आंसर का। राइट के लिए मैं क्या करूंगा, 7 का गुणा एक ऐसे अंक से करूंगा कि 8 आ जाए। तो 7 का गुणा मैं किससे करूंगा,
4 से करूंगा, 7 चौक 28। इतना आप समझ चुके हैं कि मैं जो केस स्टडी आपको करवा रहा हूं वो हर का इकाई का अंक हर हाल में 1, 3, 7 या 9 ही होना चाहिए। अभी जो मैं एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, एक बार फटाफट से मैं रिपीट कर देता हूं कि कौन सी कंडीशंस थी। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस कंडीशंस को देख सकते हैं। सिर्फ इसी केसेस के मैं अभी एग्जांपल्स में और आपको परफेक्ट बना रहा हूं। आई थिंक आईएमआई का कॉन्सेप्ट यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अब मैं लेने जा रहा हूं कि सिंगल डिजिट में अगर हमारे आंसर्स आना शुरू हो जाए, सिंगल डिजिट में आए तो क्या करें, डबल डिजिट में आए तो क्या करें। तो डबल डिजिट का केस आई थिंक आपको समझ में आ गया कि डबल डिजिट के केस में हमें क्या करना है। अब मैं ले रहा हूं सिंगल डिजिट का केस। जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल मैंने ले लिया, ये मैंने एक सवाल ले लिया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए मुझे इसको कैलकुलेट करना है, तो मैं सिंपली इतना ही देखूंगा कि सबसे पहले सुनिश्चित करूंगा कि क्या ऊपर वाली संख्या नीचे वाले के 10 गुना से भी कम है क्या। डिवाइड करना शुरू नहीं कर देना कि पहले आप ये इम्पैक्ट पता लगाने लगे। जैसे अगर आपने लेफ्ट साइड इम्पैक्ट पता लगाया, उल्टा गुना इम्पैक्ट पता लगाया, उसकी जरूरत ही नहीं है। हमें करना क्या है, ध्यान दें, क्या ऊपर वाली संख्या नीचे वाले के 10 गुना से भी कम है। तो इसका अगर मैं 10 टाइम करूं तो ये बनता है 83,470, 83,470। तो ऊपर वाली संख्या क्या नीचे वाली संख्या के 10 गुना से भी कम है। यस, 10 गुना से भी कम है। इट मीन्स जो मेरा आंसर अब आने जा रहा है वो 10 से छोटी कोई संख्या आने जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सिंगल डिजिट ही पता लगाना है, मुझे दो डिजिट पता नहीं लगाने हैं। और वो जो सिंगल डिजिट पता लगाने का प्रोसेस है वो केवल और केवल हम इकाई के अंक से ही कर लेंगे। हमें आईएमआई की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। तो बहुत ध्यान से सुने, हमें इसमें करना क्या है, 7 का गुणा मैं किससे करूं कि 3 आ जाए। बस सिर्फ इतना दिमाग लगाएं, इस 7 का गुणा कौन से अंक से करें कि एक ऐसी संख्या बने जिसका इकाई का अंक 3 हो। तो 7 नम 63, 63 का 3 बन गया, मेरा काम बन गया। तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कट गई 9। क्या सबको ये बात आ रही है समझ में। सिर्फ इतना सा हमें सुनिश्चित करना है और ये सवाल आपका सोल्व हो जाएगा। तो सिंगल डिजिट के क्वेश्चन कैसे हैंडल करने हैं, डबल डिजिट के क्वेश्चन कैसे हैंडल करने हैं, आई थिंक आपको मैटर क्लियर हो रहा है। हम एक दो एग्जांपल सिंगल डिजिट की और देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए एक सवाल आ जाए, और हमें इसको सोल्व करना है। तो अगर परफेक्ट डिवीजन का केस है किसी किसी भी चैप्टर में, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, किसी भी चैप्टर में या ड्यूरिंग कैलकुलेशन आप यहां आकर के एक सवाल अटक गया, देन उसके बाद ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको दिमाग नहीं लगाना। मान लीजिए इसके ऑप्शंस ऐसे दिए हैं, ये सॉरी मैं को अभी 1379 का केस ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ इसको चेंज कर रहा हूँ, इस डिजिट को मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल मैं आपको 1379 के केसेस ही डील करना सिखा रहा हूँ। आगे सही है। चलिए अब ध्यान दीजिए। तो इसमें हमें करना यह है कि 10 गुना से कम हमने चेक किया। आपके ऑप्शंस मान लीजिए ये दिए हुए हैं, ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 6, सी में दिया हुआ है 8, सी में दिया हुआ है 7 और डी में दिया हुआ है 17। तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या अंश हर के 10 गुना से कम है। अगर मैं इसका 10 गुना कर दूं तो देखिए जरा ऊपर कम है। इसका आंसर मेरा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो आंसर है वो सिंगल डिजिट में आने जा रहा है। तो सिंगल डिजिट में अगर आंसर आने जा रहा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इकाई का अंक चेक करेंगे। 3 का किससे गुणा करें कि 1 आ जाए,
7 या 21, 7 आपका आंसर। यानी कि डिवीजन के पूरे प्रोसेस से नहीं गुजरना है आपको। क्या बात आ गई समझ में? तो सिंगल डिजिट में भी नहीं गुजरना है, और डबल डिजिट के जो एग्जांपल, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को, पॉइंट आ गया होगा समझ में। तो सिंगल डिजिट वाला इतना कोई चैलेंजिंग मैटर नहीं है, बस आपको अलर्ट रहना होता है। हम क्या करते हैं, बेवकूफी क्या करते हैं कि हम पूरा इसको कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं कि किससे कट रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। हम ये नॉलेज रखते ही नहीं है कि पूरी कैलकुलेशन करने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं। इज इट क्लियर? ठीक। तो अब ये तो हुआ सिंगल डिजिट का केस। अगर डबल डिजिट का केस आ जाए, और मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, 2006 को मुझे डिवाइड करना है 59 से। अब 59 का 100 गुना अगर मैं करता हूं, देखो 10 गुना से तो ये ज्यादा है, 590 से ज्यादा है। इसका 10 गुना हुआ 590, 100 गुना हुआ 5900। पूरा डिटेल में अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो 10 गुना और 100 गुना के बीच की कोई संख्या है, इसे हम सेकंड्स के अंदर जज कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो 2 डिजिट में आएगा, और वो 2 डिजिट अगर मैं पता लगा लूं तो मेरा काम बन जाएगा। मुझे डिवीजन के इस लंबे चौड़े प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। और वैसे भी देखिए 59 को अगर आप 2006 से डिवाइड करते हैं, तो 59 चूंकि एक प्राइम नंबर है, तो यहां आप फंस गए। अगर आपको डिवीजन का कोई स्ट्रॉन्ग टेक्निक नहीं मालूम है, तो आपको 59 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। इस टेक्निक को मैंने 2006-07 में तकरीबन 13-14 साल पहले डेवलप किया था, 13 साल हो गए होंगे तकरीबन। तो जब डेवलप किया था, तो उस डेवलपमेंट मुझे क्यों करना पड़ा उसको डेवलप, वो इसी मजबूरी के चलते करना पड़ा कि मेरे सामने प्राइम नंबर्स जब आ रहे थे, तो मैं उसको काटने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो उस केस में मैं कैसे काटूं, वहां से इस टेक्निक की मैंने शुरुआत की। फिर रिसर्च करते करते प्राइम नंबर, देन फिर मैं ओड नंबर पे गया, फिर देन इवन नंबर पे गया, फिर सभी प्रकार के नंबर्स में कैसे कैसे डिवाइड करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी मैंने इस पे अप्लाई करनी शुरू की। दुनिया भर के एग्जाम्पल्स इस दौरान पिछले 13 साल में देख चुके हैं, और कोई भी एग्जाम्पल अभी तक मेरी नजर में ऐसा नहीं आया। अभी तक हजारों विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूं, अभी तक कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जो अपवाद स्वरूप आ रहा हो। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो टेक्निक है, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में लगानी है। ऐसा नहीं कि बटे के अंदर 12 पड़ा है, 13 पड़ा है, 17 पड़ा है और आप टेक्निक ढूंढ रहे हैं। वहां बेसिक इंस्टिंक्ट मजबूत होने चाहिए। वो बेसिक इंस्टिंक्ट कैसे मजबूत करने होते हैं वो मैं फिर समझाऊंगा आपको। तो इसको हम डिवाइड करें, अगर मैं आईएमआई आईएमआई मुझे चेक करना है कि कौन से डिजिट से आईएमआई उल्टा गुणा इंपैक्ट 20 से कम कम रहेगा। तो अगर मैं 4 लेता हूं, मैं एक बार के लिए 4 ले रहा हूं, मैं जानता हूं कि 4 नहीं होगा, आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। तो 4 का 5 से गुणा हुआ 20, 4 नम 36 का 6 छोड़ा, आ गया 3, तो ये बन गया 23। दिस इज आईएमआई। अगर ये आईएमआई ऊपर निकल गया, तो इसका मतलब मैंने जो 4 सेलेक्ट किया है वो सही नहीं है। तो थोड़ी सी जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये दिखने लगता है, सेकंड्स के कुछ हिस्से में दिखता है कि 4 पंजे 20, 36 3 23, ये तो नहीं होगा, तो मुझे इससे छोटा डिजिट सेलेक्ट करना चाहिए। तो छोटा डिजिट 4 से कौन सा हुआ, 3। फिर वो हो ही जाएगा, 3 पंजे 15, 3 नम 27 का 2 17। तो मैं थोड़ा सा स्लो रिपीट कर देता हूं इसको। 3 इंटू 5 15, ये उल्टा गुणा हो गया। इम्पैक्ट 3 नम 27 का 7 मेरे काम का नहीं है, 2 ले लिया 17। तो उल्टा गुणा इम्पैक्ट 3 से कम आ रहा है। ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे सेकंड्स के कुछ हिस्से में होगा, गारंटीड होगा। तो और इकाई काम क्या आएगा, 9 का मैं किससे गुणा कर दूं कि 6 आ जाए, 9 का 4 से गुणा करने पर 6 आएगा। तो ये संख्या ऊपर वाली नीचे वाली संख्या से 34 पे कट जाएगी। यानी 59 का डिवाइड करने का जो प्रोसेस है, आप 59 का पहाड़ा बोलने का जो प्रोसेस है उससे बच गए, थोड़ी सी अपनी समझदारी दिखा करके। क्या सबको पॉइंट क्लियर है? ठीक। तो ये आपके हुए सिंगल और डबल डिजिट। मैं अब देखो, हालांकि ट्रिपल डिजिट में यदि कभी आपका आंसर आए, तो ट्रिपल डिजिट का जो केस है वो थोड़ा सा हायर लेवल की, एडवांस लेवल की कैलकुलेशन का स्टेज है। तो वो आज क्या मेरा क्लास का मैटर भी नहीं है, बट इतना आपकी हेल्प के लिए मैं बता देता हूं कि 3 डिजिट में कभी आंसर आने लगे, तो आप कौन सी बातों को ध्यान में रख के एटलीस्ट अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। 90% केसेस में, बचे हुए 10% केसेस में टेक्निक को कंप्लीट सीखने के बाद ही पहुंच पाएंगे। और कंप्लीट सीखने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, मैं अभी समझाऊंगा आपको। जैसे मैं कोई एग्जांपल लूं,
ये एक एग्जांपल है। तो मैं अभी 3 डिजिट का जब आंसर आने लगे तो उसका एक हिंट दे करके छोड़ रहा हूं आपको कि कैसे सवाल कर लेना चाहिए कि आप अगर 3 डिजिट के आंसर वाले आप 100 एग्जाम्पल अपने एग्जाम से छाटेंगे तो इतना सीखने के बाद 90 तो आप कर लेंगे, 90 नहीं बल्कि 95 भी कर लेंगे। लेकिन बाकी 5-10 कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है कैलकुलेशन की। 3 चीजें मोटे तौर पर जरूरी है। एक तो बेसिक इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एक आपका मूलांक का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। मैं मूलांक का एक कॉन्सेप्ट है मेरा जो काफी वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। देन आपका इम्परफेक्ट डिवीजन कैसे करते हैं, जब डेसिमल्स में आंसर है तब कैसे डील करना होता है 2 डिजिट के केस में, तो वो अगर आपका स्ट्रांग होगा, 3 चीजें जब मजबूत होंगी तब जाके आप 3 डिजिट के 100% एग्जाम्पल्स को डिवाइड करने लगेंगे। लेकिन फिर भी आपका काम चलाने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए 79 का अगर मैं 100 टाइम करूं तो ये 7900 बन रहा है, और अगर मैं 1000 टाइम करूं तो 79,000 बन रहा है। तो जो ऊपर वाली संख्या है ये 100 गुना से तो ज्यादा है और 1000 गुना से कम है। 100 से 1000 के बीच की किसी संख्या से गुणा करने पर ये आ रहा है, और अगर ऐसा करने पर आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर होगा 3 डिजिट में। तो आंसर के अगर मैं वो तीनों डिजिट सर्च कर लूं तो मेरा सवाल सोल्व हो जाएगा। तो अभी तक जो टेक्निक मैंने बताई है उससे आप पहला डिजिट सेलेक्ट कर लेंगे, इकाई का अंक सेलेक्ट कर लेंगे, बीच वाला नहीं कर पाएंगे। लेकिन पहला और इकाई, जो इकाई का अंक और फर्स्ट डिजिट है ये भी सेलेक्ट कर लिया तो 90% से ज्यादा एग्जांपल्स में आप आंसर देने लगेंगे। परफेक्ट होने के लिए मैंने क्या बताया, कुछ बेसिक्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ कैलकुलेशन, मूलांक और इम्परफेक्ट डिवीजन। जब ये 3 चीजें बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो हम इसको सोल्व कर पाते हैं। चलिए फिलहाल मैं आपका, ये आज का मेरा पार्ट था नहीं बट मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में अगर कोई क्वेरी आए कि 3 डिजिट के केस में हम क्या करें, तो आप इतना तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं आज की क्लास के बाद में। पहले तो मैं उल्टा गुणा, ये जो लेफ्ट डिजिट है ये IMI से डिसाइड होगा और ये यूनिट डिजिट से डिसाइड होगा। ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब मैं कौन सा अंक लूं जिसका IMI 44 से कम आए, IMI इनवर्स मल्टीप्लीकेशन इम्पैक्ट। तो अगर मैं 6 लेता हूं, मेरे दिमाग में 6 आएगा, जो आप शुरुआती कैलकुलेशंस में 6 लाओगे, 6 सत्ते 42, ये सिर्फ IM है। IMI लेना है मुझे। IM माने इनवर्स मल्टीप्लीकेशन आपने किया है, इम्पैक्ट के लिए हासिल भी लेना है। तो 6 सत्ते 42, 6 नम 54 का 5 और मैंने लिया 47 बना, वो तो ऊपर निकल गया। इसका मतलब 6 IMI को कम रखने के लिए सही डिजिट नहीं है, तो 6 की बजाय मुझे लेना होगा 5, तो ये डिजिट आएगा 5। 5 इंटू 7 35, 5 नम 45 का 4 39। धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है, इतना गुणा करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये डायरेक्ट ही आप लिख लेते हो, 6 7 44 47 से ऊपर जा रहे हैं तो 5 ले लो, बस ये कैलकुलेशन ऐसे फास्ट चलती है आपकी। और इकाई का हम कैसे निकालेंगे, 9 का किससे गुणा करूं कि 7 है, 3 से। तो ये बात तय है, गारंटीड है, अगर ये परफेक्ट डिवीजन का एग्जाम्पल है तो इसका जो आंसर आएगा उसका प्रथम अंक 5 और अंतिम अंक 3 आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बीच वाले अंक के लिए आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा और एफर्ट करने पड़ेंगे, बेसिक्स मजबूत करने पड़ेंगे, देन मैं वहां आपको ले जा पाऊंगा, अन्यथा आज बताने बैठ गया तो खिचड़ी सी बन जाएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक, तो इसके बेसिस पर एटलीस्ट आपके 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इसके बाद अब मैं लेने जा रहा हूं एक बहुत बड़ी समस्या कि IMI अगर कम आने की बजाय बराबर आ जाए तो हम उसे डील कैसे करें। उसके बाद फिर मैं डेसिमल्स, जीरो एटसेट्रा इस प्रकार की चीजों को लूंगा ताकि इसमें आप पूरा थोड़ा सा परफेक्ट हो जाए। मुझे IMI का कोई एग्जांपल मैं सिलेक्ट कर लेता हूं इसमें से। हाँ, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसमें IMI बराबर आ रहा है। उस केस में हमें क्या करना है वो आप सीखिए थोड़ा ध्यान से। देखिए एक एग्जांपल है, अगर मैं नीचे वाली संख्या का 100 गुना कर देता हूं, 100 टाइम कर देता हूं, तो ये बना 2,35,900। ऊपर बना 2,09,951। तो 2,35,000 से 2,09,000 कम होता है, इसका मतलब मेरा आंसर 2 ही डिजिट में आएगा। ये बात वेरीफाइड हो गई है।
तो ऐसा हो गया है, तो अब हम टेक्निक कैसे अप्लाई करें? तो मेरे जो 2 डिजिट है वो निकालना ही मेरा काम होना चाहिए। जैसे ही मैंने 2 डिजिट निकाले मेरा सवाल सॉल्व हो जाए। तो क्या करेंगे इसमें? देखो, लेफ्ट डिजिट निकालने के लिए मैं लेता हूं सहारा IMI का। तो मैं क्या करता हूं, एक बार मैं 9 से गुणा करके देखता हूं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत टेक्निकल पॉइंट है, बहुत ध्यान से बारीकी से समझना। 9 दूनी 18, IMI का मतलब उल्टा गुणा, इम्पैक्ट। तो 9 दूनी 18, ये हुआ IM यानी उल्टा गुणा। इम्पैक्ट यानी ये गुणा करने के बाद जब ये आप करोगे तो इसका हासिल, 9 × 27 का 7 मेरे काम का नहीं है, हासिल आया 2, ये इम्पैक्ट है। देन IMI क्या बन जाएगा? IMI बन गया 18 और 2 20। तो ये वो केस है जो आज का एक स्पेशल केस है कि हम इसे कैसे डील करें। IMI कम आने का केस बहुत कम केसेस में जनरेट होता है एक्चुअली, ये समझ लो कि 10% 20% केसेस में। लेकिन जब कभी भी जनरेट होगा तो उसका क्या इलाज आपको करना है कि IMI बराबर आ जाए तो हम क्या करें? देखो, ऊपर भी 20 था, 9 से गुणा करने पर IMI भी 20 आया, कम नहीं आया। ज्यादा है तो वो मेरे अंक काम का ही नहीं है। IMI ज्यादा है तो वर्स्ट है, हमें कुछ नहीं करना उसके बाद में। IMI कम आए तो वो मैं डील करना सिखा चुका हूं, लेकिन IMI अगर बराबर आ जाए तो हम क्या करें? तो अब इस केस में आपको कैसे हैंडल करना है बहुत ध्यान से समझना। जो मैं तरीका बताऊंगा उसके बाद में इस प्रकार का एक भी एग्जाम्पल आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। आप एग्जाम्पल सोल्व कीजिए, जितने एग्जाम्पल्स कर सकते हैं कीजिए। सिर्फ ये नहीं कि इसको देखा और फिर उसके बाद ठीक है एक टाइम पास सा कर लिया, देन आपको अपने काम में लग गए। अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल सोल्व कीजिए, मैं कह रहा हूं आपको सोल्व कीजिए, और आप पाएंगे कि हर बार ये टेक्निक 100% काम करती है। तो अब इसमें क्या करेंगे? जब जिस संख्या से, जिस अंक से गुणा करने पर IMI इक्वल आ गया, इसका मतलब ये होता है कि मेरा आंसर जो है, जैसे 9 से गुणा करने पर IMI ये आया, तो इसका मतलब इसके आगे आप एक जीरो लगा देंगे एक्चुअली। जिस अंक से गुणा करने पर IMI बराबर आया, उस अंक के आगे एक जीरो लगा देंगे पहले तो। यानी मेरा जो आंसर है वो 90, 90 के आसपास होगा। आसपास होने का मतलब यह है कि 90 से या तो कम होगा या 90 से ज्यादा होगा। क्या पॉइंट आ रहा है समझ में? 90 से कम या 90 से ज्यादा। अब वो कम या ज्यादा कौन सा होगा, कैसे डिसाइड करें, वो समझिए। तो अब मैं क्या करूंगा कि इकाई का अंक निकालूंगा एक्चुअली। मुझे सिर्फ ये तो मैं आंसर तो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया हूं, बट यूनिट डिजिट निकालेंगे। 9 का किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए? तो 9 का अगर मैं 9 से ही गुणा करता हूं, 9 9 81, तो 1 आता है। तो ये जो मेरा आंसर आएगा 2 डिजिट का, उसका इकाई का अंक क्या आया? 9। सॉरी, मैंने 1 लिख दिया। इकाई का अंक आया 9। क्या पॉइंट आ रहा है समझ में? तो मुझे इसके बाद क्या करना है कि ये जो 90 आपको दिखाई दे रहा है, इसके ठीक पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 9 आता हो, वो चेक करना है। आसपास का मतलब पहले भी और बाद में भी। तो 90 से ठीक पहले इकाई का अंक 9 कब आता है, कौन सी संख्या में आता है? आप कहेंगे जी 89 में आता है। क्या पॉइंट क्लियर? 90 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 9 आता है? आप कहेंगे जी 90 के बाद 91, 92, 93 ऐसे करके 99 पे पहुंचेंगे। आप कहेंगे जी 99 में आता है। तो आई थिंक ये दो बातें आपको समझ आ गई। अब हमें क्या करना है, मेरा जो आंसर होगा वो कैसे डिसाइड होगा? मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो ये राउंड फिगर में मैंने 90 दिया है, उसके बिल्कुल करीब कौन सी संख्या है इन दोनों में से। जो करीब है वही मेरा आंसर है। 90 के ज्यादा करीब कौन है, 89 या 99? हमेशा गारंटीड, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरा सैकड़ों एग्जांपल्स का एक्सपीरियंस है, गारंटीड एक नंबर ही करीब मिलेगा। दोनों कभी बराबर डिस्टेंस में मिलेंगे ही नहीं, सिर्फ एक नंबर करीब मिलेगा। तो वो जो करीब नंबर है वो 89 है कि 99 है? आप कहेंगे जी 89 है। दिस इज माई आंसर। क्या बात सबको समझ आ रही है? पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक। तो आप देख लीजिए इसको, मैं और इस तरह के एग्जांपल्स लेने की कोशिश करता हूं। ठीक, अगली स्क्रीन ले लेते हैं। इसी में एक एग्जांपल और था इसलिए ये मैं हटा रहा हूं, यहां से एक एग्जांपल और है, अगली स्क्रीन पर देख लेते हैं।
ये देखिए, अब अगेन IMI इक्वल आने का एक और एग्जांपल है। मैं 3-4 एग्जांपल्स एक के बाद एक समझा रहा हूं ताकि ये बात पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए। तो इसको आप समझें। देखो, अगर 6 से गुणा करता हूं मैं, तो IMI 13 से ऊपर जा रहा है। कैसे जा रहा है? 6 दूनी 12, 6 इंटू 6 36 का 3 15 ऊपर निकल गया। तो मैं 5 सेलेक्ट करूंगा। अगर मैं 5 सेलेक्ट करता हूं तो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 6 30, 30 का जीरो मेरे काम का नहीं है, 3 मैंने लिया, तो 5 दूनी 10 और 3 13। IMI आ गया इक्वल। IMI इक्वल आने का मतलब मुझे इसके आगे पहले तो एक जीरो लगाना है। मेरा जो आंसर है वो 50 के बेहद करीब होगा, 1-2 पॉइंट या 3 पॉइंट ऊपर होगा या नीचे होगा। उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे वो ध्यान दें। मुझे इसके लिए जाना है उसके बाद इकाई के अंक पे। 9 का मैं किससे गुणा करूं कि एक ऐसी संख्या बने जिसका इकाई का अंक 1 है? तो आप कहेंगे जी 9 नम 81, 9 बनेगा। क्या बात आ रही है समझ में? तो जो इस सवाल का इकाई का अंक है वो तो मैंने डिसाइड कर लिया, 9 आएगा। तो पूरा आंसर कैसे हम डिसाइड करेंगे? इसके बाद मुझे क्या करना है, इस 50 के ठीक पहले एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका इकाई का अंक 9 हो। तो 50 के पहले ऐसी कौन सी संख्या आती है? 50 के पहले ऐसी संख्या आती है 49। इसी प्रकार मैं 50 के बाद की भी एक संख्या ढूंढूंगा जिसका इकाई का अंक 9 आता हो। तो 50 के बाद इकाई का अंक आता है 59 में। मुझे सिर्फ ये देखना है कि 50 के ज्यादा करीब कौन है। ज्यादा करीब 49 है, इट मीन्स मेरा आंसर हो जाएगा 49। ये आप देख लीजिए एक बार। एक और एग्जांपल समझिए। ये मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि IMI इक्वल आने पर एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमें क्या करना चाहिए। देखो, मैं पहले कौन सा डिजिट लूं कि जिसका IMI 39 से कम आए। तो जब मैंने इसका 8 से गुणा किया, 8 चौक 32, 8 इंटू 4 32, 8 नम 72। तो 32 में 72 का 7 जब मैंने ऐड किया 39 आया और मैंने पाया कि IMI तो बिल्कुल इक्वल आ गया। क्लियर? तो अब IMI इक्वल आ गया तो उस केस में हम करें क्या? क्लियर है पॉइंट? तो अब इसमें हमें क्या करना है कि मुझे मान लेना है कि मेरा आंसर जो है 80 के करीब है, क्योंकि लगभग 8 का गुणा करने पर बराबर पहुंच गए। इट मीन्स राउंड फिगर में 80 के आसपास होना चाहिए। अब हम यूनिट डिजिट पर जाएंगे। 3 का मैं किससे गुणा करूं कि 3 ही आए, तो हम ये समझ पाएंगे कि 1 आएगा। क्लियर? तो मेरा आंसर इस 80 के बिल्कुल करीब वो संख्या होगी, बाद में भी हो सकती है पहले भी हो सकती है, तो बिल्कुल करीब वो संख्या होगी जिसका यूनिट डिजिट 1 आता हो। तो 80 के बाद में है 81 और 80 के पहले है 71। इनमें ज्यादा करीब कौन है? 81। दिस इज माई आंसर। क्या सबको ये बात आ रही है समझ में? ये भी देख लीजिए आप लोग। तो ये IMI इक्वल आने के कुछ केसेस हैं। तो इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि इक्वल आ जाए तो हम कैसे कर सकते हैं सवाल। क्या पॉइंट क्लियर है? तो ये आज 3-4 केस मैंने आपको समझाए हैं। सिंगल डिजिट में आंसर आए तो क्या करें, डबल डिजिट में क्या करें, 3 डिजिट में कहां तक आज की क्लास के बेसिस पर आप सवाल सोल्व कर सकते हैं, और IMI इक्वल आने पर क्या करें। अब कुछ ऐसे केसेस ले रहा हूं जो आपको जनरली परेशान कर देते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने। देखो, अभी हम पक्का कर रहे हैं 1 3 7 को। हर का इकाई का अंक जब 1 3 7 9 हो तो उस केस में हम करें क्या। पॉइंट क्लियर? तो अब इसमें क्या होगा कि कई बार आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आने लग जाएंगी कि यहां ऊपर जीरो दिख जाएगा।
या नीचे कोई 2 जीरो लगा देंगे, कुछ इस प्रकार के केसेस क्रिएट हो जाएंगे। या जीरो नहीं आएगा तो कहीं डेसिमल आ जाएगा, 279.27 आ गया। पॉइंट क्लियर है? तो अब हम इस केस को कैसे हैंडल करें? मान लीजिए इन्होंने यहां जीरो अप्लाई कर दिया, ये सवाल ऐसे आ गया। आपके कमेंट बॉक्स में जो सवाल आया था उसको मैं डील करना सिखाऊंगा, उसमें वो जीरो का ही केस था, तो उसको क्या प्रॉब्लम थी उसके अंदर, कैसे उसको सोल्व करना है, वो अपन देख रहे हैं। उस एग्जाम्पल को भी लूंगा मैं। तो देखो इसमें करना क्या है कि जब कभी भी जीरो या डेसिमल्स आ जाए तो पहले तो इस पूरे सवाल को आप जीरो या डेसिमल से मुक्त कर दीजिए, इसको फ्री कर दीजिए उससे। कैसे करेंगे? क्या मैं इस एग्जाम्पल को 27,927 डिवाइड बाई 321 और इस जीरो को साइड में एक तरफ गुणा में 10 करके लिख सकता हूं? क्या बात आ रही है समझ में? तो मैं क्या करूंगा कि इसको एक बार साइड में ले जाऊंगा और ये जो एग्जाम्पल है ये बन गया अपना प्रीवियस कैटेगरी का एग्जाम्पल। तो पहले इससे मैं सवाल सोल्व कर लूंगा, देन इस जीरो को मैं वापस अप्लाई कर दूंगा। क्या बात समझ आ रही है? ठीक। तो अब हम सवाल सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं 9 से, वही मेरा काम है, 100 गुना से कम है, देखो 321 का 100 गुना 32,100 से कम है, तो मेरा आंसर 2 डिजिट में आएगा। तो मेरा आंसर जब 2 डिजिट में आएगा तो IMI की मदद से मैं लेफ्ट डिजिट पता लगाऊंगा। वो 9 से गुणा करने पर तो ऊपर जा रहा है, अब इतनी प्रैक्टिस हमारी हो गई होगी। 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और एक हासिल आया तो 28 ऊपर गया। तो IMI की मदद से मैंने लेफ्ट डिजिट पता लगाया 8, इकाई का अंक पता लगाया 1 इंटू 7 7। तो ये जो संख्या है 27,927 321 से 87 पे कट गई। इंटू में जो 10 पड़ा है वो अप्लाई कर दो, दैट इज योर आंसर। क्या बात समझ आ रही है? तो ये चीजें हैं, आप इनको ध्यान से समझिए कि जब जीरो आ जाए, डेसिमल्स आ जाए, तो उस केस में हम क्या करें। तो ऐसे और एग्जांपल्स में ले लेता हूं ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो। अच्छा, एक चीज आपके मन में अब दुविधा रहती है, उसको भी मैं थोड़ा पहले दूर कर दूं। जैसे 4 1, एग्जाम्पल आपका है 4128 डिवाइड बाई 43। तो पहले इसको अपन बेसिक जो IMI से अपन काटते हैं वो काट लेते हैं इसको। तो ये कटेगा आपका IMI से लेफ्ट डिजिट 9 और इकाई का अंक आ जाएगा 6, ये 96 पे कट गया। क्लियर? तो आपके में से कईयों के मन में दुविधा आती है, एक्चुअली ऑफलाइन क्लासेस में का लंबा एक्सपीरियंस होने के चलते मुझे मालूम होता है कि बच्चों को कहाँ कंफ्यूजन होता है। तो वो कंफ्यूजन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको भी होता होगा, तो मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, आप ये कहेंगे कि जी IMI के लिए तो मैंने ये चाहिए था, मुझे इकाई के अंक के लिए मुझे ये चाहिए था। कल को ये 2 की जगह यहाँ पर मान लो 5 आ गया, फिर अगर 2 की जगह 5 आ गया तो आपका आंसर वापस वही 96 निकाल दोगे। क्लियर? क्योंकि इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है, अगर यहाँ 2 की जगह 5 आ जाएगा तो उससे चेंज ये आएगा कि ये एक इम्परफेक्ट डिवीजन का एग्जाम्पल बन जाएगा, और फिर इसका जो आंसर है वो 96 पॉइंट समथिंग होगा। वो जो भी हो, 96.1 समथिंग, 96.3 समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। और जब इसके आंसर डेसिमल्स में आना शुरू होंगे तब क्या हम इम्परफेक्ट डिवीजन वाला टेक्निक अप्लाई करेंगे? तब हम अप्लाई ही नहीं करेंगे। तो हम ये बात समझ जाएंगे कि ये डेसिमल में आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये IMI वाला मेथड यहाँ अप्लाई नहीं करना है, सॉरी परफेक्ट डिवीजन वाला जो मेथड है वो अप्लाई नहीं करना है। IMI मेथड तो मेरा परफेक्ट डिवीजन में भी चलेगा, इम्परफेक्ट में भी चलेगा। क्या सबको पॉइंट क्लियर है? ठीक। तो अब वापस अपने एग्जाम्पल को ले लेते हैं, और जीरो डेसिमल से आए तो हम क्या करें। मान लो 41.28 डिवाइड बाई 4.3, ऐसा एक एग्जाम्पल आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को पहले तो डेसिमल्स और पॉइंट्स से, डेसिमल से और जीरो से अगर कुछ दिए हुए हैं तो उनसे फ्री कर देंगे। कैसे करेंगे? मैं ये जानता हूं, इतना बेसिक आई थिंक आपको क्लियर होगा, कि ऊपर वाली संख्या के डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे, क्योंकि 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है ऊपर। नीचे नीचे वाली संख्या का डेसिमल हटाऊंगा तो 1 जीरो आएगा। तो कुल मिला के मुझे 1 जीरो नीचे बच गया। क्लियर? अब क्या होगा कि मुझे अपना परफेक्ट डिवीजन वाला जो टेक्निक है वो अप्लाई कर देना है, सवाल सोल्व कर लेना है। तो 4128 का 43 से करेंगे तो 9 से जाएगा, लेफ्ट IMI की मदद से मैंने पता लगाया लेफ्ट डिजिट, और 3 6 18, 96 आ गया।
लेकिन 96, तो इसका तो आंसर आया 96, लेकिन 1/10 तो एक्स्ट्रा और पड़ा है कि नहीं, उसको वापस अप्लाई कर दो। तो 1/10 जब हम करेंगे तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 9.6। और इस 9.6 को देखकर मैं कई बार क्या डिसाइड कर लेते हैं, बच्चे क्या डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे ऑप्शन 9.6 है, 8.6 है, 12.4 है, 7.2, तो विद्यार्थी क्या डिसाइड करते हैं कि इस एग्जाम्पल के ऑप्शन ये दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, इस एग्जाम्पल के ऑप्शन ये दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि जी ये तो परफेक्ट डिवीजन वाला केस ही नहीं है। आप पहले ये देखिए कि ये डेसिमल आने का रीजन क्या है। डेसिमल आने का रीजन ये नहीं है कि 4128 में 43 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, 4128 में तो 43 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। डेसिमल आने का रीजन है ये 10। ये जो डेसिमल ऑलरेडी लगे हुए हैं इसकी वजह से डेसिमल आ रहा है। क्या पॉइंट क्लियर? तो ये कॉमन सेंस जब हमारा डेवलप होता है आफ्टर ए प्रैक्टिस, आप कैलकुलेशन की लगातार प्रैक्टिस में रहते हैं, तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। इज इट क्लियर? तो जीरो आ जाए, डेसिमल्स आ जाए, तो भी हम कैसे पता लगाएं कि परफेक्ट डिवीजन का केस है कि नहीं है? ये आपको जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, जो मैं तरीके बता रहा हूं उनसे, तो आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी। धीरे धीरे आप जो है बहुत परफेक्ट होने लगेंगे इसमें। मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे 4656 डिवाइड बाई 97। अब मान लीजिए नीचे एक जीरो आ गया, तो नीचे एक जीरो आया, तो पहले तो इसे जीरो से फ्री करूंगा, मुझे इकाई का अंक 1 3 7 या 9 ही चाहिए। तो मैं इस एग्जाम्पल को क्या लिख सकता हूँ, 4656 डिवाइड बाई 97 इंटू 1/10। लिखना नहीं है, सिर्फ इमेजिन करना है। आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि जीरो मेरा काम का नहीं है, जीरो को बाद में अप्लाई करते हैं। अब जब मैं उल्टा गुणा इम्पैक्ट लगाऊंगा तो 5 से उल्टा गुणा इम्पैक्ट ऊपर जा रहा है। 5 9 45, 5 7 35 का 3 48, तो मैं 4 लूंगा। 7 का गुणा करूंगा 8 से, 7 8 56, ये कट गया 48 पे। अब वैसे अगर काटते हैं ना इस ट्रिक का, अगर आपको ये देखना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो एक बार मेरे कहने के अनुसार 4656 को 97 से डिवीजन प्रोसेस से काट के देखिएगा, तो आपको पता लगेगा कि हम कितना शॉर्ट में चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो 48 मेरा ये आंसर आया, 4656 डिवाइड बाई 97 इज 48। अब मुझे इसमें क्या करना है, ये 10 का भाग दे देना है, और फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 4.8। तो इस सवाल के जो उत्तर मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे, 4.8, 3.8, 6.2, 5. तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे पहले कि ये डेसिमल आने का रीजन कहीं ये जीरो तो नहीं है। यस, जीरो ही होगा, नेचुरल सी बात है। जीरो को हटा दें तो बाकी की संख्या तो परफेक्ट डिवीजन के दायरे में आ रही है। क्या पॉइंट आ रहा है समझ में? तो ये इस तरह की चीजों पर आप चलकर प्रैक्टिस करके अपने डिविजन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो डिवीजन की मेरी एक क्लास है। अच्छा, मैं एक विद्यार्थी का एक क्वेरी थी, कमेंट बॉक्स में उन्होंने एक एग्जाम्पल लिख रखा था, जो मैं थोड़ा क्लियर करने जा रहा हूँ कि उन्होंने कहाँ मिस्टेक की। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो रहा है सवाल सोल्व। तो आज की जब मैंने क्लास ली है तो उसके बाद IMI बिल्कुल इक्वल आ जाए तो क्या करना है, कम आ जाए तो क्या करना है, डेसिमल्स आ जाए तो क्या करना है, आप बार बार जितने ज्यादा एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तो वो चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब ध्यान दो, मैं क्या करूंगा, इसे पहले जीरो से फ्री करूंगा, तो 11,979 डिवाइड बाई 1331 इंटू 10 को साइड में रख देंगे। अब मुझे देखना है कि मेरा जो ये एग्जाम्पल है ये कौन सी कैटेगरी में है। क्या ये 10 गुना से कम है, क्या ये 100 गुना से कम है, या 1000 गुना से कम। इसको एक बार साइड में रख देंगे हम, ये मेरे काम का नहीं है, सिर्फ इतना एग्जाम्पल है। तो अगर 1331 का मैं 10 गुना करता हूं तो ये बनता है 13,310। ऊपर वाली संख्या बन रही है 11,979, तो 13,000 से 11,900 कम ही हुआ। कम होने का मतलब यह है कि मेरा जो आंसर आएगा वो सिंगल डिजिट में आएगा। तो वो सिंगल डिजिट में पता लगा लेता हूं कौन सा होगा। और सिंगल डिजिट की थ्योरी मैंने क्या समझाई है आपको, इकाई के अंक पे जाओ। एक का मैं किससे गुणा करूं कि 9 आ जाए, तो एक का 9 से गुणा करने पर 9 आ रहा है, तो इकाई का अंक 9 आया और वही मेरा आंसर भी हुआ। इसको वापस अप्लाई कर दो, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 90। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सभी लोगों को?
तो ये देखिए डिवीजन टेक्निक 1379 में मैंने आपको और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया है कि जो डिनोमिनेटर है उसके इकाई के अंक यदि 1379 हो तो हमें क्या करना चाहिए। अभी भी एक सवाल बचा हुआ है कि 24680 या 5 आ जाए तो हम क्या करें। तो जो डिविजन्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि आपके बेसिक इंस्टिंक्ट कैसे हैं। अगर आपके बेसिक इंस्टिंक्ट मजबूत हैं, आप तीन चीजें मैंने बताई, बेसिक इंस्टिंक्ट, देन मूलांक, और उसके बाद बारी आती है इम्परफेक्ट डिवीजन के केसेस को कैसे हैंडल करना। ये इम्परफेक्ट डिवीजन बहुत बाद के लेवल, एडवांस लेवल की चीज है। जब तक हम बेसिक इंस्टिंक्ट सबसे जरूरी है एक्चुअली। कैलकुलेशन की दुनिया में हम ये मान के बैठे हैं कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स हमें आने चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, शॉर्ट ट्रिक्स आपकी कैलकुलेशन को सिर्फ सपोर्ट करती हैं। सबसे जरूरी अगर कैलकुलेशन की दुनिया में कोई चीज है तो वो है बेसिक इंस्टिंक्ट। इस शब्द को रट लो, दिमाग में बिठा लो। बेसिक इंस्टिंक्ट अगर मजबूत है तो सारी कैलकुलेशन मजबूत है। इवन इतनी मजबूत है अगर किसी को शॉर्ट ट्रिक नहीं भी मालूम है तो भी वो दूसरों से कहीं ज्यादा तेज कैलकुलेट कर सकता है। क्या पॉइंट क्लियर है? तो बेसिक इंस्टिंक्ट पर जबरदस्त तरीके से काम करना है ताकि हम टिपिकल से टिपिकल लेवल की कैलकुलेशंस को अच्छे से सोल्व कर पाए, टाइम में सोल्व कर पाए। ये बेसिक इंस्टिंक्ट क्या होते हैं? अगर अगर समय ने साथ दिया या ईश्वर की इच्छा रही तो मैं फिर आपको समझाने के लिए आऊंगा कि बेसिक इंस्टिंक्ट को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केसेस में कैसे हम जो है हम मजबूत कर सकते हैं। क्या पॉइंट क्लियर है? तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको आज की क्लास ठीक से समझ आई होगी। मेरा एक्चुअली ऑनलाइन टीचिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ये मैं दूसरा ही लेक्चर ले रहा हूँ। मैं ऑफलाइन क्लासेस ही लेता रहा हूँ कई वर्षों से, तो हो सकता है मेरी वे ऑफ टीचिंग थोड़ा सा भी इम्परफेक्ट हो क्योंकि सामने विद्यार्थियों की बजाय एक कैमरा होता है। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ठीक से समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आप लोग जैसा मैंने गाइड किया है और एग्जाम्पल्स बनाने पिछली बार मैंने आपको समझाए थे लास्ट वीडियो में कि एग्जाम्पल्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं। ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल्स क्रिएट कीजिए। सिर्फ वीडियो देख करके ये नहीं कीजिए कि हम एक ड्यूटी निभा दें कि लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। जो हमारा जो काम है सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप बहुत आगे के लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको मेरे कहे अनुसार थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। आई विल बी मोर हैप्पी इन दैट थिंग। मैं वहां ज्यादा खुश होऊंगा आप लोगों से कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, और देन मुझे बताएं कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये आज की क्लास यहीं तक होगी आपकी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।